तो दोस्तों आजकल ना आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा वर्चुअल रैम, एक्सटेंडेड रैम और इन सब के बारे में। बहुत सारी कंपनियां जैसे कि वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग सब लोग इसके अंदर घुस रहे हैं। इतना ही नहीं, 2 GB, 4 GB, 6 GB तक की वर्चुअल रैम दे रहे हैं और मार्केटिंग गिमिक इसी के अराउंड कर करके अपने स्मार्टफोन को और ज़्यादा बेटर दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये वर्चुअल रैम क्या होता है, इससे आपके स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस पे कैसे इफेक्ट गिरता है और क्या आपको ये फ़ोन लेते टाइम इसको वर्चुअल रैम को एज अ क्राइटेरिया लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। वेलकम टू द चैनल, मैं हूं कल्पेश और आप देख रहे हैं विकीटेक। मेरे साथ इसी चैनल पे इसी वीडियो में बने रहिए और आज हम बात करेंगे वर्चुअल रैम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वर्चुअल रैम क्या होता है, सबसे पहले इसका जवाब देखते हैं। दोस्तों वर्चुअल रैम ना मैं बताऊं कि क्या होता है उसके पहले ये बताना चाहूंगा कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मोबाइल में अब आया है लेकिन हमारे पीसीज में, लैपटॉप्स में ये बहुत टाइम से आ रहा है और वर्चुअल रैम हम बहुत टाइम से यूज भी कर रहे हैं हमारे पीसीज और लैपटॉप में। स्मार्टफोन में बस अभी अभी आया है। और दोस्तों दूसरा, ये वर्चुअल रैम जो कॉन्सेप्ट है या वर्चुअल रैम जो चीज़ है, ये फीचर ना दोस्तों सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। तो अगर आपके स्मार्टफोन में नहीं है और अगर आपका मैन्युफैक्चरर चाहता है कि आपके स्मार्टफोन में वर्चुअल रैम आए तो वो एक अपडेट के थ्रू भी पुश कर सकता है। इसके लिए आपको नया फ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ मैन्युफैक्चरर की इच्छा होनी चाहिए और वो आपको एक अपडेट के थ्रू वर्चुअल रैम वाला जो फीचर है या एक्सटेंडेड रैम वाला जो फीचर है ये प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों वीवो में एक्सटेंडेड रैम, रियलमी में DRE, सैमसंग में रैम प्लस, ये सारा और कुछ नहीं अलग अलग नाम है वर्चुअल रैम के। तो दोस्तों वर्चुअल रैम के पहले हम रैम समझते क्या है। रैम बेसिकली दोस्तों आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। आप कभी भी कोई भी ऐप खोलते हो तो वो सारी रैम में जाके ही लोड होती है और जब आप वो ऐप बंद कर देते हो तो वो आपके रैम से हट जाती है और फिर जो दूसरी ऐप है वो आ जाती है। तो दोस्तों रैम तो समझ लिया, अब जानते हैं वर्चुअल रैम क्या होता है। तो आपका जो स्टोरेज होता है ना, उसका एक पार्ट सॉफ्टवेयर की मदद से पार्टीशन कर दिया जाता है और फिर उसे एज अ वर्चुअल रैम यूज करते हैं। दोस्तों इसे ना मैं एक एग्जांपल की तरह समझाऊंगा। फर्ज कीजिए कि आपके फोन में 6 GB की रैम है। अब आपने ना बहुत सारे ऐप्स लोड किए हैं और वो 6 GB की रैम भर गई है और आपके फोन में 2 GB तक की एक्सटेंडेड रैम आप यूज कर सकते हो। तो अब आपको लगेगा कि आप कोई भी अब नया ऐप खोलोगे तो वो उस एक्सटेंडेड रैम में जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आपके स्टैटिक ऐप्स जैसे कि जो बार बार रिफ्रेश नहीं होते हैं, आपका कैलकुलेटर हो गया, नोट्स वगैरह जिसमें आप लेते हो वो हो गया, वो सारे ऐप ही आप एक्सटेंडेड रैम में डाल सकते हो। और दोस्तों क्लियर करना चाहूंगा, आप खुद नहीं डालते हो, एंड्रॉइड डिसाइड करता है या आपका OS डिसाइड करता है कि कौन सा ऐप एक्सटेंडेड रैम में जाएगा और कौन सा ऐप नॉर्मल रैम में, एक्चुअल रैम में खुलेगा। तो दोस्तों इन शॉर्ट सॉफ्टवेयर की मदद से आपके स्टोरेज का कुछ पार्ट एज अ रैम में यूज लिया जाता है और दोस्तों वो जो पार्ट है, जितना भी पार्ट आपने एक्सटेंडेड रैम में यूज किया है उसे आप स्टोरेज के रूप में नहीं यूज कर सकते। तो दोस्तों वर्चुअल रैम के बहुत सारे एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, एक एक करके सारे जानेंगे। वर्चुअल रैम के डिसएडवांटेजेस, सबसे पहला, इसमें ना सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक ऐप्स ही जा सकते हैं, जैसे कि आपका कैलकुलेटर हो गया, नोट्स हो गया, ये सारे ऐप्स जो बार बार रिफ्रेश नहीं होते सिर्फ यही जा सकते हैं। इसका फायदा या वर्चुअल रैम का फायदा जो भी डायनेमिक ऐप्स है जैसे कि आपका गेम हो गया, सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे ऐप्स वर्चुअल रैम का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा सकते हैं। दोस्तों दूसरा, ये एक्चुअल में डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन आप देखो कि ये जो भी वर्चुअल रैम वाला कॉन्सेप्ट है या फीचर है, ये सिर्फ और सिर्फ 6 GB, 8 GB या 12 GB रैम वाले फोन्स में ही आया है जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रैम होती है। ये एक्चुअल में ज़रूरत तो उन फोन्स में है जिसके अंदर 2 GB, 3 GB या 4 GB रैम है, तो उसके चलते ये जो कम रैम वाले फ़ोन हैं इसका फ़ायदा उठा सके। लेकिन दोस्तों ये 6 GB, 8 GB और 12 GB में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रैम है, इसमें इन फीचर्स का कोई काम भी नहीं है। दोस्तों तीसरा, ये ना एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, इसी के चलते बहुत सारे लोगों को ये वर्चुअल रैम गिमिकी भी लगता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ना 2 स्पीड्स दिख रही होगी, एक है एक्चुअल रैम की और एक है आपकी स्टोरेज या वर्चुअल रैम की। दोस्तों इन दोनों में अगर आप स्पीड का डिफरेंस देखोगे तो आपकी स्टोरेज, लेटेस्ट स्टोरेज की स्पीड भी एक्चुअल रैम से हाफ ही है
और इसी के चलते दोस्तों आपकी जो रैम या एक्चुअल रैम में अगर आप कंपेयर करोगे वर्चुअल रैम से, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और इसी के चलते इसको फुल्ली आप यूज़ कर भी नहीं सकते हो। फिर दोस्तों चौथा डिसएडवांटेज, ये ना 32 GB या 64 GB वाले जो स्टोरेज होते हैं उन फोन्स में काम का ही नहीं है, क्योंकि 64 GB या 32 GB वाले फोन्स में ऑलरेडी स्टोरेज इतना कम है कि अगर आप उसमें से भी पार्टीशन उठा के 2 GB 3 GB अगर आप एक्स्ट्रा वर्चुअल रैम में डाल देते हो तो आपकी स्टोरेज और कम हो जाएगी और आपके ऐप्स वगैरह जो भी हैं या आपकी फाइल्स वगैरह जो भी है वो सब ना अच्छे से इंस्टॉल या डाउनलोड ही नहीं हो पाएंगे आपके फ़ोन में। तो दोस्तों ये किस काम का अगर आपकी स्टोरेज ही पूरी एग्जॉस्ट हो रही हो। तो दोस्तों इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है, लेकिन ये एक जगह बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज भी साबित होता है। जो भी स्मार्टफोन सेगमेंट है जिसके अंदर 2 GB 3 GB या 4 GB की रैम है, तो दोस्तों ये रैम काफ़ी कम है। इसी के चलते अगर इसके अंदर ये फीचर आ जाता है वर्चुअल रैम का, तो इन फोन्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इनमें रैम कम है तो ऐप्स ना बहुत जल्दी लोड भी नहीं होते। तो इसी के अंदर अगर आप वर्चुअल रैम का कॉन्सेप्ट डाल देते हो या फीचर डाल देते हो, तो जो भी ऐप्स एंड्रॉयड अपने हिसाब से इन दोनों में डिवाइड कर देगा और उसी की परफॉर्मेंस या स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी कर सकता है दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्चुअल रैम आपकी एक्चुअल रैम से कम्पीट करे। आपको मैं एक एग्जांपल की तरह से समझाता हूँ। कंसीडर कीजिए 2 फोन हैं। फोन ए है जिसके अंदर एक्चुअल में 12 GB की रैम है और फोन बी है जिसके अंदर 8 GB की एक्चुअल रैम और 4 GB की एक्सटेंडेड रैम है। अगर आप इन दोनों का स्पीड टेस्ट करोगे या इन दोनों रैम को कंपेयर करोगे, तो जो 12 GB या फोन ए जो है जिसके अंदर 12 GB एक्चुअल रैम है वो ही जीतेगा कंपेयर टू फोन बी जिसके अंदर 8 GB प्लस 4 GB का रैम है। क्योंकि दोस्तों वर्चुअल रैम और एक्चुअल रैम की स्पीड में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इसीलिए फोन ए ही जीतेगा। अब चलते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे कि जब भी आप नया फोन लेने का सोच रहे हो तो वर्चुअल रैम को एज अ क्राइटेरिया आपको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। वेल दोस्तों आजकल ना हम जितने भी फोन्स लेते हैं अगर उसके अंदर 6 GB 8 GB या 12 GB की रैम है ना, तो आपको वर्चुअल रैम की जरूरत ही नहीं है। आज के ज़माने में 6 GB बहुत ही ज़्यादा रैम है। अगर आपको फिर भी आपको नहीं पसंद आता है तो आप 8 GB तक की रैम वाले वेरिएंट पे जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको 6 या 8 GB रैम से ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप भले बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हो या बहुत ही ज़्यादा वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो या फ़ोन पे ही अपना बिजनेस चलाते हो, 6 GB और 8 GB ना मोर देन सफिशिएंट है आज के यूसेज के लिए। इवन आज के ही नहीं, इवन नेक्स्ट 2 या 4 साल के फ्यूचर प्रूफ के हिसाब से भी 6 या 8 GB ना बहुत ज़्यादा माना जाता है। वर्चुअल रैम को एज अ क्राइटेरिया आपको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए अगर आप 6 या 8 GB वाला वेरिएंट ले रहे हो। हाँ, अगर आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है और आप एकदम ही बजट सेगमेंट वाले फ़ोन्स ले रहे हो जिसके अंदर 2 GB 4 GB की रैम है, तब आप फिर भी ये चीज़ सोच सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट ऑलरेडी है जिसमें आप 6 GB या 8 GB तक का फ़ोन ले पा रहे हो या ले सकते हो, तो आपको वर्चुअल रैम की तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। और दोस्तों एक और चीज़, मैंने ना अभी तक बहुत सारे स्मार्टफोन यूज़ किए हैं, फिर वो सैमसंग हो, फिर वो मोटोरोला हो या फिर रियलमी हो। इसमें मैंने यही पाया है कि जब भी वर्चुअल रैम वाला फीचर ऑन होता है ना, तब एक्चुअल में स्मार्टफोन थोड़ा सा ज़्यादा बगी होता है, थोड़ा ज़्यादा स्लो परफॉर्म करने लगता है। अभी तक ना वर्चुअल रैम फ़ोन में तो आ गया है, लेकिन इसको अच्छी तरह ऑप्टिमाइज बिल्कुल नहीं किया गया है। हो सकता है फ्यूचर में शायद ये लोग कर दे, लेकिन अभी तक बिल्कुल नहीं किया। और मैंने यही पाया कि अगर मेरे पास 6 GB वाला फ़ोन है और अगर उसके अंदर 3 GB की एक्सटेंडेड रैम वाला ऑप्शन है और अगर मैं वो फीचर ऑन रखता हूँ, तो स्मार्टफोन एक्चुअल में बगी थोड़ा सा लगता है, लैग लगता है, रिस्पॉन्स इतने अच्छे से नहीं आता है, ऐप लोड होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। और अगर मैं उस फीचर को ऑफ कर दूं तो कंपैरेटिवली फ़ोन फास्ट हो जाता है, स्मार्टफोन वगैरह और तेज़ काम करने लगते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, फिर वो बाद में ऐप लोड करने की हो, स्पीड टेस्ट हो या कुछ भी हो। तो दोस्तों इस चीज़ का ना थोड़ा सा ध्यान रखना। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा और आपसे उसकी नोटिफिकेशन मिस ना हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है।